वंदे मातरम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज से मैं बीए बीकॉम बीएससी सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो नया पाठ्यक्रम लागू हुआ है जिसे आप NEP 2020 कहते हैं, उसके अंतर्गत सेकेंड ईयर का सिलेबस लेकर आया हूं। सेकेंड ईयर का जो फाउंडेशन का सिलेबस है उसमें हिंदी भाषा के 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मार्मिक कहानी है और बहुत प्रसिद्ध कहानीकार हुए हैं, और ये जो उनकी कहानी है बहुत ही प्रसिद्ध है और अधिकांशतः हिंदी के छात्रों के लिए और हिंदी भाषा के अंतर्गत इसे पढ़ाया जाता है। कहानी का नाम है दोपहर का भोजन। जी हाँ, दोपहर का भोजन। और ये हैं कहानी के रचनाकार या कहानीकार। तो आइए पहले हम कहानीकार के बारे में जानते हैं, लेखक के बारे में हैं। ये हैं अमरकांत जी। अमरकांत जी का जो जीवन काल है वो 1925 से 1914 तक है। इनका जन्म 1 जुलाई 1925 को भगमलपुर बलिया जिले में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। भगमलपुर के अलावा क्योंकि जो आसपास का एरिया है वो नगरा नाम से जाना जाता है, तो अगर जन्म स्थान नगरा भी अगर प्रश्न में पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा। इनकी मृत्यु हुई थी 17 फरवरी 2014 को प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। एक सफल कहानीकार हुए हैं। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA किया था। और साथ ही एक बात और बता दूं, जो अमरकांत जी हैं उनका असली नाम था श्री राम वर्मा। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आ सकता है। उनकी कहानियों में यानी अमरकांत जी की कहानियों में मध्यम वर्गीय जीवन की पक्षधरता का चित्रण मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि इनकी कहानियों का जो मुख्य विषय है वो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार और उनकी व्यवस्था और संघर्ष इनके प्रमुख वर्ण्य विषय रहे हैं। इन्होंने यानी अमरकांत जी ने भाषा की सृजनात्मकता पर बहुत ध्यान दिया है। इनको समस्त कार्य के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ था और 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। 2009 में इन्हें साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार 2009 में इन्हें श्री लाल शुक्ल जी के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। विद्यार्थी याद रखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च माना जाता है। आइए अमरकांत जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में जानते हैं। इनकी प्रमुख कहानियां हैं जिंदगी और झोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन तथा अन्य कहानियां, कुहासा, तूफान, कला प्रेमी, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख के साथ ही अन्य कहानी संग्रह भी हैं। इनमें से जो लाल कलर से आप देख रहे हैं वो जिंदगी और झोंक इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इनका प्रमुख उपन्यास है सूखा पत्ता, काले उजले दिन, कटीली राह के फूल, ग्राम सेविका, इन्हीं हथियारों से इनका उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है और इसी उपन्यास को लेकर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हम चलते हैं हमारी मूल कहानी की ओर, जो है दोपहर का भोजन। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इसके पात्र जान लेते हैं। इस कहानी में है कौन कौन। सबसे पहले इसमें एक माँ है जिनका नाम सिद्धेश्वरी देवी है। ये आप एक तरह से समझ सकते हैं कि इस कहानी की नायिका है या प्रमुख पात्रा हैं। इनके पति या इस घर के जो पिता हैं वो है मुंशी रामचंद्रिका प्रसाद, जो कि पहले मकान किराया नियंत्रण विभाग में क्लर्क थे, जिनकी की अभी छटनी कर दी गई है। छटनी करने का आशय है कि जब सरकार को या किसी विभाग को ऐसा लगता है कि उसमें उसके कर्मचारी ज्यादा हो गए हैं और उनके लायक काम नहीं है तो उन्हें निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को छटनी करना कहते हैं, जैसे अंग्रेजी में फायर कहते हैं। जैसे हायर करना यानी नौकरी पर रखना, इसी तरह फायर करना यानी छटनी करना। इस समय IT के क्षेत्र में काफी नौकरियां जा रही हैं तो उसे हम कहेंगे छटनी करने हैं। तो ये उनके पिता थे। तो जाहिर सी बात है, जब कोई जो कमाने वाला रहता है वो उसकी छटनी हो जाए या उसकी आमदनी बंद हो जाए तो परिवार की जो आर्थिक स्थिति डमाडोल हो जाती है। साथ ही माँ और पिता के अलावा इनके 3 पुत्र हैं। बड़ा पुत्र है रामचंद्र, जिसकी आयु 21 वर्ष है। वो एक स्थानीय दैनिक न्यूज़पेपर में यानी समाचार पत्र में प्रूफ रीडिंग का काम करता है। इससे छोटा लड़का यानी मंझला जो लड़का है, मंझला जो बेटा है, उसका नाम है मोहन, जिसकी उम्र 18 वर्ष है।
और एक छोटा बेटा है प्रमोद जो 6 वर्ष का है। प्रमोद की हालत ठीक नहीं है, उसका पेट फूला हुआ है और हाथ पैर बहुत दुबले पतले हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है, सिद्धेश्वरी ने खाना पकाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियों या जमीन पर रेंग रही चींटियों को देख रही थी। तो इसकी जो प्रमुख पात्रा है वो चूल्हे पर खाना बना रही है। लगभग उसका खाना बनाना खत्म हो गया है। वो थोड़ी देर उठती है। खाना बनाने के बाद वो अपने छोटे बेटे, जो कि वो एक प्रकार से खटिया पर लेटा हुआ रहता है, उसके मुंह में मक्खियां जा रही हैं। तो वो एक फटा सा ब्लाउज जो होता है सिद्धेश्वरी का, वो उसके मुंह पर डाल देती ताकि मक्खियां वहां उसके मुंह में ना जाएं, और वह दरवाजे के पास जाकर इंतजार करती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। और किसका इंतजार करती है वो अपने बेटों का इंतजार करती है, रामचंद्र प्रमोद का, कि आ जाएं और खाना खा लें। तो सबसे पहले इस कहानी में जो बड़ा बेटा रहता है सिद्धेश्वरी का, रामचंद्र, वो आता है और भोजन करना शुरू कर देता है। भोजन में क्या रहता है? भोजन में सीधा सादा पतली सी दाल बनी होती है, चने की सब्जी होती है और 2 रोटियां वो रख देती है। क्योंकि वो जब रोटी खत्म करता है रामचंद्र, तो उसकी माँ उठने का प्रयास करती है, कहती बेटा एक और रोटी लेकर आऊं। लेकिन जो रामचंद्र होता है, बड़ा पुत्र है, वो परिवार की हालत समझ रहा है, वो जान रहा है कि ज्यादा रोटियां हैं नहीं, आटा इतना है नहीं और हम किस तंगी की हालत में जी रहे हैं। तो वो बहाना करता है, नहीं नहीं मेरा पेट बहुत भर गया है, और ये एक जो निवाला है, एक कौर जिसे बोलते हैं, निवाला बोलते हैं, रोटी का टुकड़ा, वो बचा देता है। बोले अब यही नहीं खबर है मुझसे। और जैसे ही उसकी माँ अंदर जाती है, वो एक टुकड़ा भी खा लेता है। इसके बाद रामचंद्र खाते खाते अपने छोटे भाई, यानी उससे छोटा जो रहता है मोहन, उसके बारे में पूछता है। तो उसकी माँ कहती है हाँ वो तो पढ़ने गया है, जबकि वो खेलने गया होता है। फिर मोहन आता है, मोहन भोजन करने लगता है, मोहन को भी यही सब देते हैं। उसकी रोटियां खत्म होती हैं तो फिर माँ सिद्धेश्वरी मोहन से कहती बेटा एक और रोटी ले ले। तो बेटा भी हालत जानता है कि घर में तो रोटियां होंगी नहीं, माँ तो ऐसे ही पूछ रही है। तो वो कहता है नहीं नहीं मेरा पेट भर गया, मुझे थोड़ी सी दाल दे दो। तो एक कटोरी दाल और दे देती है, वो दाल पी लेता है। इसके बाद इस घर के जो मुखिया हैं मुंशी चंद्रिका प्रसाद, वो आते हैं और वो भी भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। उनके लिए भी यही खाना परोसा जाता है और फिर सब बातें होती हैं। माँ सिद्धेश्वरी अपने पति से कहती है आपका बड़ा बेटा तो बहुत होशियार है, आपको देवता मानता है, इस प्रकार की बातें दोनों में होती हैं। फिर आखिरी में बारी आती है किसकी? माँ की। देखिए भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय परिवारों में सबके खाने के बाद माँ ही एक ऐसा जो चरित्र है वो सबसे बाद में खाना खाता है। और जब वो माँ खाना खाने के लिए बैठती है तो वो देखती है कि उसके पास केवल थोड़ी सी पतली दाल बची हुई है, आखिरी की बची हुई चने की सब्जी है और केवल एक रोटी है। वो एक लोटा पानी रखकर बैठती है खाने के लिए। वैसे ही उसे अपने छोटे बेटे प्रमोद की याद आती है, तो वो उसमें से एक रोटी में से भी आधी रोटी तोड़ती है बराबर भागों में और आधी रोटी रख देती है और आधी रोटी खाकर ही पानी गटागट पी लेती है। तो उसके बाद माँ जो है सारे सदस्यों से एक एक करके, बड़ा बेटा हो, छोटा बेटा मोहन हो या मंझला बेटा मोहन हो या उसके पति हो, तीनों से एक दूसरे के बारे में झूठ बोलती हुई रखती है। परंतु वह झूठ इसलिए बोलती है ताकि परिवार इतनी विषम परिस्थिति में भी एक बना रहे, एकजुट रहे। और परिवार सब, देखिए परिवार में सभी सदस्य, चाहे बड़ा बेटा हो, मंझला बेटा हो, चाहे इसके पति हो, सभी जानते हैं कि उनकी परिवार की स्थिति कैसी है। ठीक से दो टाइम भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। फिर भी माँ झूठ बोलकर क्या करती है, एक दूसरे का साहस बांधती है। ऐसी परिस्थितियों में परिवार को एकजुट रखने का प्रयास करती है। तब अंतिम लाइन में इसकी मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। सारा घर मक्खियों से भिनभिना रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे। पैबंद यानी थेगड़े।
दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंतता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी ना हुई हो और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना ना हो। यहाँ पर कहानी जो है समाप्त होती है। आइए, ये बहुत इमोशनल कहानी है, जब आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे। मैंने आपको संक्षिप्त रूप में कहानी का सार बता दिया है और मुख्य मुख्य बातें एग्जाम की दृष्टि बता दी हैं। अब देखिए, मैं इन्हीं पे आधारित प्रश्न उत्तर आपसे पूछता हूँ। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन से हैं, तो ये निश्चित रूप से आप बता देंगे कि इस कहानी के रचनाकार जो है अमरकांत जी हैं। दूसरा प्रश्न है, ये जो दोपहर का भोजन कहानी है किस विधा की रचना है। यहाँ पर प्रश्न जो है त्रुटिपूर्ण हो गया है, दोपहर के भोजन की बात है, तो ये जो है ये कहानी है, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, अमरकांत जी जो है लेखक, उनका जन्म कहाँ हुआ है, पूछा है कहाँ हुआ है, तो सिमरिया, लमी, भगमलपुर या इलाहाबाद, तो कहाँ हुआ है, भगमलपुर या नगरा में। अगला प्रश्न है, अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ, तो ये आप अभी जानते हैं अच्छी तरीके से, अभी बताया है, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश। तो अमरकांत का मूल नाम क्या था, ये प्रश्न भी आएगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। इन जो विकल्प है, रामचंद्र का रामस्वरूप, रमाकांत या श्री राम वर्मा, तो सही उत्तर है श्री राम वर्मा अमरकांत जी का मूल नाम है या असली नाम है। अगला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी देवी किस कहानी की पात्र हैं, तो ये तो निश्चित रूप से कहानी हम पढ़ रहे हैं दोपहर का भोजन, उसी की मुख्य पात्र हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी के पति किस विभाग में कार्यरत थे, जिनकी बाद में छटनी कर दी गई थी। मकान किराया नियंत्रण विभाग, मकान वितरण विभाग, नगर निगम विभाग, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर है मकान किराया नियंत्रण विभाग में क्लर्क थे, जिससे उनकी छटनी कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, अमरकांत जी को किस साहित्यकार ने भारत के मैक्सिम गोर्की का नाम दिया। ये रसिया के बहुत अच्छे लेखक हुए हैं। इन्होंने किससे तुलना करी है, ये यशपाल जी ने अमरकांत जी की तुलना किससे की है, मैक्सिम गोर्की से की है, याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आ सकता है। पुत्र रामचंद्र, मोहन एवं प्रमोद की आयु क्रमशः कितनी थी, ये पूछा गया है। तो आपके विकल्प हैं 20, 8, 10, 21, 15, 6 वर्ष, 21, 18, 6 वर्ष, या 19, 17, 9 वर्ष। तो पहले बड़े बेटे की आयु 21 वर्ष, मंझले बेटे मोहन की आयु 18 वर्ष और सबसे छोटा जो बेटा प्रमोद था उसकी आयु 6 वर्ष है। सही विकल्प जो है वो इसमें से तीसरा है। किस पुत्र के हाथ पैर को लेखक ने बासी ककड़ी की तरह बेजान कहा है, रामचंद्र, मोहन, प्रमोद, या किसी के लिए नहीं। तो सबसे उनका जो छोटा बेटा था ना प्रमोद, उसी की हालत इतनी, उसे सूखा टाइप का रोग हुआ था, क्योंकि जब बचपन में अगर संतुलित आहार नहीं मिलता है तो बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। कुपोषण के शिकार में पेट मोटा हो जाता है, तो हाथ पैर बहुत पतले हो जाते हैं, और इसी तरह लेखक ने बासी ककड़ी के जैसे उसके हाथ पैरों को कहा है। यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। तो अगर कहानी काम की लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा, हम इसी तरह का कंटेंट और लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।